हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 करा रही हूँ, टाइप्स ऑफ कंपनीज का, कंपनी लॉ का। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब देखिए, टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हैं बहुत अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड हैं। हमारी जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनकी क्लासिफिकेशन इन बेसिस पर होते हैं। ठीक है। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसमें आपकी 3 कंपनीज आती हैं, चार्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड कंपनीज। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज। उसके बाद है ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स, जिनको ट्रांसफ़र करने का अधिकार होता है, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। ओनरशिप के बेसिस पर 3 आती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरी कंपनीज। और नेशनैलिटी के बेसिस पर इनलैंड कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज। अदर कंपनीज में मल्टीनेशनल कंपनीज, रिफंड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी और इलीगल एसोसिएशंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज। और बहुत सारी भी आगे भी कंपनीज हैं। फाइनेंस कॉरपोरेशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, फेरा कंपनीज हो गई, कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स नॉट फॉर प्रॉफिट। जो कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही हैं, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रही हैं, ऑब्जेक्टिव से काम कर रही हैं, वो कंपनीज हो गई। और 1 पर्सन कंपनी। ये सारी कंपनीज जो हैं क्लासिफाइड हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के ऊपर। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस कंपनीज के चैप्टर में से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का क्वेश्चन बनता है। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि आप बेसिस ऑफ कंपनीज को ब्रीफली डिस्क्राइब करिए, या फिर आपको मोस्टली इसका जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। या आपको शॉर्ट नोट दिया जा सकता है कि कोई भी 2 कंपनीज का बेसिस बता दिया या कुछ भी बता दिया, तो लॉन्ग में इस तरह से आता है कि आपको सारी कंपनीज शॉर्ट में डिस्क्राइब करनी होती हैं, और शॉर्ट में आपको कोई भी कंपनी 2 नंबर में आ सकती है। ठीक है। अब हम जो करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर क्लासिफाई होना। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि कंपनी का एक तरीके से रजिस्टर्ड होना या कंपनी का एक प्रेजेंस में आना। ठीक है। पहला है चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज क्या होती हैं? ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कंपनीज है, बहुत ओल्ड कंपनीज हैं, जिनको जो है खोला गया था अथॉरिटीज के द्वारा। किस तरह के अथॉरिटीज? जो कि रॉयल चार्टर थे, जैसे कि किंग या क्वीन, इनके द्वारा ये कंपनीज खोली जाती हैं। ठीक है। इस वजह से इनको बोला जाता है चार्टर्ड कंपनीज। इनके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1600 एडी के अंदर, और बैंक ऑफ इंग्लैंड है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ था 1694 एडी के अंदर। ठीक है। इनके जो मेंबर्स होते हैं चार्टर्ड कंपनीज के, वो कभी भी लायबल नहीं होते किसी भी डेट ऑफ कंपनी को पे करने के लिए। और जो कंपनी है इंजॉय करती है अनलिमिटेड राइट्स, उसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। और ये जो कंपनीज हैं ये आजकल के टाइम पर इंडिया में प्रिविलेंट ही नहीं करती हैं, क्योंकि ये कंपनीज राजा महाराजाओं के द्वारा खोली जाती थी, तो आजकल इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है। सेकंड है स्टैट्यूटरी कंपनी। ये जो कंपनीज होती हैं ये इनकॉर्पोरेट की जाती हैं बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने या पार्लियामेंट ने कोई एक्ट जारी किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको जो है खोला जाता है, ये उसके द्वारा ही इनकॉर्पोरेट होती हैं। ये जो कंपनी है एक सेपरेट एक्ट के अकॉर्डिंग ही इनकॉर्पोरेट होती हैं, उसके चलते ही इनकॉर्पोरेट होती हैं। जैसे कि इनके एग्जांपल्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये उन सब के एग्जांपल्स हैं। इन कंपनी के नाम में कभी भी आपको लिमिटेड शो नहीं किया जाएगा, चाहे उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड भी हो, तब भी आपको इनके नाम में लिमिटेड शो नहीं होगा। अब ये जो कंपनीज हैं ये इनकॉर्पोरेट होती हैं एक पर्पस के लिए, जो कि उनको परफॉर्म करना होता है, या फिर कोई भी एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, उस पर्पस के लिए जो है इनको खोला जाता है कंपनीज को, जिसके कारण कंट्री को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है। और बाद में इफ़ लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स, अगर इनको प्राइवेट हैंड्स के हाथों छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट भी डैमेज हो सकता है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है, या आप कह सकते हो जो पार्लियामेंट है, वो अपने हाथों में इसका जो कंट्रोल है वो रखती है।
उसके बाद है आपका रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज में क्या होता है कि ये जो कंपनीज हैं, इंडियन एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनको रजिस्टर्ड कराया जाता है, इनकॉर्पोरेट कराया जाता है। और जो भी कंपनीज इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती हैं उन कंपनीज को रजिस्टर्ड कंपनीज बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको कंपनीज देख रखा है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट के दौरान भी अगर कोई कंपनी हो रही है रजिस्टर्ड तो भी उनको रजिस्टर्ड कंपनीज ही कहा जाएगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के दौरान हो रही है, उस एक्ट के अंदर फॉल कर रही है तो वो भी रजिस्टर्ड कंपनीज ही कहलाई जाएंगी। चाहे वो कंपनीज प्राइवेट हैं चाहे वो पब्लिक हैं, अगर इन एक्ट के अंदर जो है ये रजिस्टर्ड हो रही हैं, इस एक्ट की जितनी भी लेजिस्लेशंस हैं, जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो कर रही हैं तो वो रजिस्टर्ड कंपनीज कहलाई जाएंगी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पर क्या क्लासिफिकेशन है, ये ऑलमोस्ट सबको ये चीज़ पता होगी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज कौन सी होती हैं, जहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है वहाँ तक की लिमिटेड है, या जो शेयर होल्डर्स हैं या जो मेंबर्स हैं कंपनी के उनकी लायबिलिटी उतने तक ही लिमिटेड है जितनी उन्होंने गारंटी दी है। उसके आगे अगर कोई भी डेट होगा तो वो पर्सन या वो मेंबर उसको पे नहीं करेंगे। तो इस तरह की कंपनीज को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। अब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज जो हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई की गई हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर जैसे जितनी भी फेस वैल्यू है शेयर्स की उतने तक के लिए ही जो शेयर होल्डर है वो लाइबल है उतने तक क्या पे करने के लिए। जैसे कि अगर शेयर होल्डर का जो पेड अप शेयर है वो 80 है और ऑन 100 शेयर, यानी कि 100 रुपये के शेयर उसके पास थे और उसने 80 रुपीज़ ही पे किए हैं, अब उसकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 20 रुपीज़ के लिए है। उससे ज़्यादा कंपनी उससे कोई भी पैसा नहीं मांग सकती क्योंकि उसके शेयर्स ही उतने ही हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने एक कंपनी के शेयर लिए और मैंने 100 शेयर ले लिए और 100 में से मैंने 80 शेयर के पैसे दे दिए हैं। अब मेरे पास जो बचे हुए पैसे हैं वो 20 शेयर के हैं, तो मैं सिर्फ 20 शेयर के लिए ही लायबल हूँ। उसके बाद अगर कंपनी का कोई भी डेट वगैरह होता है तो वो मैं पे नहीं करूँगी, वो कंपनी ही पे करेगी, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से ही लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी से क्या होता है कि मैंने जब कंपनी खुल रही थी तो मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह में ये बोल दिया कि अगर कंपनी को जब भी डेट पे करने होंगे तो मैं इतना ही हिस्सा दूंगी। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं 1 लाख तक के लिए लायबल हूँ और अगर 1 लाख मैंने उसमें से जितना भी दिया है, मान लो मैंने 50,000 रुपीज़ दे दिया तो बाकी बचे 50,000 रुपीज़ के लिए ही लायबल हूँ, उसके ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं हूँ। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान से सुनिए कि होता क्या है। अब मेरे शेयर्स तो अलग थे, जितने मैंने शेयर्स के पैसे नहीं दिए वो तो मुझे देने पड़ेंगे, साथ में जितने तक की मैंने गारंटी ली है, मैंने ये कहा था कि गारंटी मैं लेती हूँ 1 लाख तक के लिए। अगर कंपनी कभी भी बाउंड अप हो रही है, उसको डेट पे करने पड़ रहे हैं, तो उस 1 लाख को मैं दूंगी प्लस साथ में वो शेयर का अमाउंट जो मैंने अभी तक पे नहीं किया है। तो गारंटी में ये होता है कि आपका वो अमाउंट अलग होता है आपके शेयर से। ठीक है, शेयर का पैसा जितना भी आपके शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, बट गारंटी आपने जितने तक की ली है कि वाउंड अप के टाइम पर आप इतना पैसा दोगे उतना भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। इसमें क्या होता है कि ये जो कंपनीज है, वैसे तो ये कंपनीज बहुत ही रेयर रहती हैं आजकल के टाइम पे, क्योंकि कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता। तो इस कंपनी के चलते क्या होता है कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे जितने भी डेट्स होते हैं, अगर कंपनी नहीं बेच पा रही है तो जो मेंबर्स होते हैं उनको अपनी पर्सनल एसेट को भी बेच के उनके जो डेट हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं। तो इस वजह से ये जो आजकल के टाइम पे ये रेयर केसेस होता है कि कंपनीज बहुत ही कम नज़र आएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स के अकॉर्डिंग कौन सी होती हैं कंपनीज, एक होती हैं आपकी प्राइवेट कंपनीज और एक होती हैं आपकी पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज वो होती हैं जो कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो दें। अब देखो यहाँ पे किस किस तरह से प्राइवेट कंपनी के अंदर आते हैं। रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर्स इफ इट हैज़ एनी। अगर उसके पास किसी भी तरह के शेयर हैं तो उनको ट्रांसफ़र करने का उनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं होता है। और यहाँ पे उनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 2 या 200 तक ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है,
उसके बाद है मेंबर्स हु आर द एम्प्लॉयज़ एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि इस पर जो शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, मेंबर्स नहीं होते हैं। जैसे कंपनी के पहले से ही वो मेंबर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर उनको शेयर होल्डर का अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो शेयर्स को परचेज करें। उसके बाद है कि जो मेंबर्स जो हैं, while they are employees of the companies were also its members and continue to be its members after leaving its employment। जैसे मान लो वो एम्प्लॉय था कंपनी का, अब उसने शेयर्स खरीद लिए, वो मेंबर बनना चाहता है और अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करना चाहता है, तो वो पर्सन भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होता है। यहाँ पे 2 पर्सन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 200% रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक की आके सब्सक्रिप्शन ले, उसके लिए इनविटेशन देना पब्लिक को भी जो है प्रोहिबिट है, ठीक है। यानी कि आपको इजाज़त नहीं है, और कभी भी अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने एंड में प्राइवेट लगाएगी, अपने नेम के एंड में। जैसे एबीसी लिमिटेड, एबीसी कंपनी है, लिमिटेड नहीं लगाएगी। एबीसी कंपनी है तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो एबीसी लिमिटेड। अब यहाँ पे पब्लिक कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, जिसका पेड अप जो है वो प्रिस्क्राइब पहले से ही किया जाता है कि कितना पेड अप रहेगा। और ये जो कंपनी होती है, ये किसी भी कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शॉल बी डीम्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी। जैसे मान लो कि कोई कंपनी ऐसी है, वो सब्सिडरी कंपनी है बट वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, उस प्राइवेट कंपनी के अंडर सब्सिडरी नहीं है, तो उस केस में भी वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। और जो शेयर्स और डिबेंचर होते हैं पब्लिक कंपनी के, उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर सकते हैं और ऑफर कर सकते हैं पब्लिक के को सेल के लिए, ठीक है। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी शेयर कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।